एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट एसएसटी हिंदी मीडियम में जो ज्योग्राफी पार्ट है भूगोल, उसका हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, विनिर्माण उद्योग। कल हमने विनिर्माण उद्योग का महत्व पढ़ा था कि विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं या क्या उसके गुण हैं। आज हम विनिर्माण उद्योग की वीडियो 2 यानी भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। क्या है हमारा टॉपिक आज का कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें उद्योगों का क्या योगदान है। जो हमारे उद्योग है, जितने भी विनिर्माण उद्योग हैं, जितनी भी फैक्ट्री हैं हमारी, उनका योगदान क्या है हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था में। तो देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कृषि के बाद में उद्योग ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या लगी हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि कृषि के बाद में सबसे अधिक अगर रोजगार प्रदान करने वाला कोई क्षेत्र है तो वे है विनिर्माण उद्योग। जब विनिर्माण उद्योग में बहुत अधिक जनसंख्या संलग्न है तो निश्चित रूप से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी इसका अहम योगदान है। जैसे अगर हम देखते हैं, अगर पिछले 2 दशक की बात करते हैं, दशक 10 वर्ष को एक दशक बोलते, तो 2 दशक माने 20 वर्ष। एक दशक को यानी कि 10 वर्ष बराबर एक दशक, और 2 दशक मीन 20 वर्ष। अगर हम पिछले 20 वर्षों का एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, या 2 दशक को देखते हैं, तो हमारे भारत देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको तुमने पढ़ा था जीडीपी, इंग्लिश में पढ़ा था जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद में 27% में से जो 27% है, 27% में से 17% जो योगदान है वे हमारा विनिर्माण उद्योग का है। समझना इसको कि अगर हमारा भारत देश का पिछले 2 दशकों को हम अवलोकन करें या पिछले 20 वर्षों में देखते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो 27% सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है, उसमें से 17% योगदान विनिर्माण उद्योग का है, और उसमें से भी 10% जो भाग है, 10% जो भाग है वे खनिज का, खनन का, गैस, विद्युत और ऊर्जा का योगदान है। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। तो ये योगदान हमारा पिछले 20 वर्षों में या 2 दशक में रहा है। अगर पूर्वी एशियाई देशों की बात करें,
हमारे भारत देश भी एक एशिया महाद्वीप का एक देश है, लेकिन अगर पूरी एशियाई देशों की बात करें तो पूरी एशियाई देशों का जो सकल घरेलू उत्पाद है वे हमारे भारतीय देश से कहीं अधिक है। तो जहाँ भारत का मात्र 27% सकल घरेलू उत्पाद है, भारत का 27% सकल घरेलू उत्पाद है, या पूर्वी एशियाई देशों का सकल घरेलू उत्पाद देखते हैं तो ये 25% से लेकर 35% का आकलन किया गया है। ये हमारा पूर्वी एशियाई देशों का, क्योंकि जब भारत का तो 27% ही है, लेकिन पूर्वी एशियाई देशों का 25% से 35% सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। और पिछले एक दशक, वे एक दशक माने 10 वर्ष, अगर पिछले हम 10 वर्ष की बात करें, पिछले एक दशक में 7% प्रति वर्ष की दर से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हो रही है। अगर पिछले 10 वर्ष का अवलोकन करते हैं भारत देश में, तो 7% की दर से वृद्धि हो रही है। और अगले दशक में हम ये अपेक्षा रखते हैं कि 7% प्रति वर्ष की दर से जो वृद्धि हो रही है हमारे विनिर्माण उद्योग में, उसको हम बढ़ाकर 12% की दर करेंगे। इसकी 7% को बढ़ाकर हम 7% से बढ़ाकर इसको हम 12% की अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि हाँ हम इतना इसको और बढ़ाएंगे। अगर पिछले हम सन 2003 की बात करते हैं तो 2003 में हम देखते हैं कि जो भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है, उस भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो उद्योगों का जो योगदान रहा है वे 9% से 10% की दर रही है। 2003 के अंदर जो सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर रही है वे 9% से 10% रही है। इसके पीछे कुछ सरकार की नीतियां या अर्थशास्त्रियों का एक अनुमान है। जो हमारे देश के जो अर्थशास्त्री हैं और हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार की या राज्य सरकार की, स्थानीय सरकार की कुछ अपनी पॉलिसियां रही हैं, कुछ नीतियां रही हैं कि उनके अनुसार वे कहेंगे अगले दशक में हम जो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। अर्थात हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद का जो योगदान है उसको हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद को अगले दशक में वृद्धि करने के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। अंडरलाइन कर लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। क्या उद्देश्य था इसका? राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। इसका एक ही ऑब्जेक्ट था, एम था कि भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जाए, या भारतीय जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की जाए, ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, शक्तिशाली हो सके, जिसमें देश में गरीबी दूर हो सके। इसके बाद देखते हैं
औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति, जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, औद्योगिक अवस्थिति कि उद्योगों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उद्योग किस स्थान पर स्थापित करने चाहिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए किस किस चीज़ की, कौन कौन से इसके जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स को हम कह सकते हैं कारक, कि एक उद्योग स्थापित करने में कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, या एक उद्योग लगाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की, वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो उसमें दो तरह की वस्तु हो सकती है, ये दो तरह के कारक हो सकते हैं, एक तो भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। भौतिक कारक वे कारक होते हैं जो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि भूमि की बनावट देखते हैं तो भारत एक विशाल देश है, सभी जगह भूमि समान नहीं है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं बहुत बड़े थार के रेगिस्तान है, कहीं पठारी भूमि है, कहीं समतल मैदान है, तो कहीं आपके तटीय मैदान है। तो इस प्रकार से इसकी जो बनावट है अलग अलग है। इसलिए एक उद्योग माउंटेन्स एरिया या पर्वतीय क्षेत्र की बजाय समतल क्षेत्र में लगाना ज़्यादा सरल होगा। क्यों? अगर मान ली कोई उद्योग पहाड़ी क्षेत्र लगाएंगे तो सबसे पहले वहाँ आने जाने के लिए पहाड़ की कटाई की जाएगी, वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे करेंगे, या तो रोड बनाएंगे या उसको रेलवे लाइन माध्यम जोड़ेंगे, तभी तो कोई कच्चा माल और तैयार माल आएगा। तो ये सबसे अधिक फैक्टर्स है, हमारा एक कारक है कि भूमि की बनावट कैसी हो, समतल मैदान हो उसमें। फिर दूसरा कच्चा माल, भाई किसी उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए उसका कच्चा माल मिलना चाहिए। जैसे हमारे सूती वस्त्र उद्योग लगा रहे हैं, अब सूती वस्त्र उद्योग उस स्थान पर लगाएंगे जहाँ कपास कॉटन अधिक से अधिक हो, या कोई चीनी उद्योग लगाना चाहता है तो चीनी उद्योग उस स्थान पर लगाएंगे जहाँ गन्ना अधिक से गन्ने की पैदावार हो, या कोई लोहा इस्पात उद्योग लगाना चाहता है तो लोहा इस्पात उद्योग वहाँ लगाएंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आसपास लोह एस्क की खाने हों। तो कहना कि उसके लिए कच्चा माल होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए उद्योगों की स्थापना करना एक बहुत ही जटिल काम है। उद्योगों की स्थापना करना बड़ा जटिल काम है कि उद्योगों की स्थापना करने के लिए सबसे पहले उसको यानी कि भूमि की आवश्यकता होनी चाहिए, कि भूमि हो, समतल मैदान हो, उसके बाद में कच्चे माल की उपलब्धता हो। किसी उद्योग को लगाने के लिए उसके लिए वह कच्चा माल हो, कच्चे माल के साथ साथ में श्रमिक, जिसे हम कहते हैं लेबर, श्रमिक भी हो, कैसी हो, सस्ती श्रमिक हो, सस्ते मजदूर हो। पूंजी, पूंजी में पैसे, बिना पैसे कुछ होता नहीं है, पैसे बहुत जरूरी है। तो बिना पूंजी के कैसे उद्योग की कल्पना करेंगे, तो पूंजी भी बहुत जरूरी है, धन की आवश्यकता होती है। फिर शक्ति के साधन, उस इंडस्ट्रीज को, उस उद्योग को चलाने के लिए हमारे शक्ति के साधन, भाई या तो कोयला हो, या पेट्रोल हो, या डीजल हो, या विद्युत हो। विद्युत में हो सकता है चाहे सौर ऊर्जा हो, कि शक्ति के साधन तो जरूरी है ना उसको चलाने में। शक्ति के साधन, बाजार भी हो, जो हम माल को तैयार कर रहे हैं उसकी बाजार में डिमांड भी तो होनी चाहिए, कि उसकी मांग भी है कि नहीं। ऐसा उद्योग की स्थापना कर दें जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है तो लॉस होगा। तो बाजार में उसकी मांग हो, उसका निवेश हो, ये सभी कारक एक स्थान पर मिलना असंभव है। एक स्थान पर सभी कारक मिलना बड़ा असंभव है। इसलिए उद्योग की स्थापना करना भी एक जटिल काम है,
एक कठिन काम है। तो कोई भी किसी भी टाइप का अगर हम उद्योग की स्थापना करेंगे तो हमको ये कारक देखने होंगे कि ये वहां पर उपलब्ध है या नहीं, और कुछ उपलब्ध नहीं है तो हम उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आवागमन के साधन भी, जैसे परिवहन सुविधा, कि कच्चा माल कैसे लेके आएंगे, कैसे लेकर जाएंगे, तैयार माल कहाँ लेके जाएंगे, सस्ते श्रमिक के साथ में कुशल कारीगर भी होने चाहिए, तकनीकी व्यक्ति भी होने चाहिए, और साथ में ऑफिशियली वर्क करने के लिए भी होने चाहिए। तो ये सभी सब एक होकर काम करेंगे तभी कई उद्योगों की स्थापना हो पाए। औद्योगिक और नगरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। ये बिल्कुल बात सत्य है कि उद्योगों को और नगरीकरण को हम एक दूसरे से पृथक या अलग नहीं कर सकते। ये दोनों एक साथ चलने वाले हैं, एक साथ चलने वाले हैं। क्योंकि अगर हम प्राचीन भारत को देखते हैं हमारे, तो प्राचीन भारत में हमारे दूरस्थ स्थानों पर पहले उद्योग लगाए जाते थे, और हमारे जो संबंध है विदेशों में आज से नहीं, प्राचीन काल से रहे। अगर पर्शिया का भी देखें उस समय देखें, क्योंकि सबसे पहले उद्योग की अगर स्थापना हुई थी तो पूरे संसार में सबसे पहले जब इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई, फैक्ट्री आई, तो इंग्लैंड में आई थी। और पहले घरों में रहकर लोग काम करते थे। जैसे जो पैसे वाले जो लोग थे वे कच्चे माल घर घर में सामान देते थे और तैयार माल लेकर आते थे, और उसके बाद में ऊँटों के ऊपर और ऊँटों की पीठ के ऊपर लाद कर और पैदल चलते थे, गांठ बांध कर जाते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया, फिर वे कच्चे घरों में देने लगे, फिर घरों के बाद में एक टीन सेट किया, वहाँ पर करने लगे। धीरे धीरे ऐसे उद्योग कहाँ, इंग्लैंड में बनते, और धीरे धीरे फिर विश्व में फैल गए। तो ये जिसका इतिहास रहा है। लेकिन क्या है कि औद्योगिक और नगरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं, ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि उद्योग एक हाथ देता है नगरों को तो दूसरे हाथ उससे कुछ लेता है, इसलिए एक दूसरे के ये पैरेलल है। जैसे नगर उद्योगों को, जो नगर है वे उद्योगों को कुछ प्रदान भी करता है, जैसे बाजार सेवाएं प्रदान करता है नगर उद्योगों को, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, बीमा करता है, परिवहन की सुविधा देता है, श्रमिक सुविधा देता है, वित्तीय सलाह देता है। कौन देता है? ये नगर देता है। नगर ये उद्योगों को इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जिससे ये उद्योग आगे की ओर बढ़ता है। जैसे हमारे किसी उद्योग को बाजार की आवश्यकता है, माल तैयार किया तो उसकी खपत कहाँ होगी? मार्केट में। और उद्योग अधिक होगा, अधिक से अधिक लोग होंगे तो उनकी डिमांड अधिक से अधिक होगी, तो बाजार। बैंकिंग उद्योगों में तो लेन देन होता रहता है, कहीं पैसे निकाला, कभी जमा किया, कच्चा माल आया, तैयार माल कर दिया। मैं बीमा, माल की सुरक्षा के लिए, तैयार माल की सुरक्षा के लिए और कच्चे माल की सुरक्षा के लिए, साथ में उस उद्योग में जितने भी काम करने वाले जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वे मजदूर हो, चाहे वे कुशल श्रमिक हो, चाहे अर्ध कुशल श्रमिक हो, या वे मैनेजमेंट का, प्रबंधन का आदमी हो, या कार्यालय में काम करने वाले हो, जितने भी एम्प्लॉयर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनका भी तो बीमा जरूरी है। परिवहन की सुविधा प्रदान करना, ये सभी सुविधाएं करता है उद्योग। अब नगर प्रदान करते हैं उद्योगों को, तो उद्योग भी नगरों को प्रदान करते हैं कुछ, जैसे रोजगार प्रदान करते हैं कि रोजगार प्रदान करते हैं कि रोजगार, जब उद्योग अधिक से अधिक उद्योग लगेंगे
तो उस नगर के निवासियों को रोजगार मिलेगा, उपभोक्ताओं को उनकी दैनिक सामान की वस्तुएं मिल जाएंगी, उनको कहीं दूर जाना नहीं मिलेगा। साथ में संबंध बचत भी होगी, उद्योगों को भी बचत होगी कि एक साथ एरिया, इंडस्ट्रीज कोई एरिया है तो बहुत से फैक्ट्री लग जाएंगे, तो उनके जैसे ट्रांसपोर्ट सुविधा बचेगी, रोड तैयार मिल जाएंगे, शक्ति के साधन मिल जाएंगे, साथ में लोगों को बचत होगी। अगर स्वतंत्रता से पूर्व हम देखते हैं तो जो पहले जो उद्योग थे दूरस्थ स्थानों पर स्थापित किए जाते थे। जैसे अगर हम देखते हैं हमारे देश के महानगर जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जहां पर प्राचीन काल से हमारे उद्योग थे। धीरे धीरे ये पहले छोटे शहर थे, लेकिन जैसे जैसे उद्योग बढ़े और उद्योग बढ़ने लगे तो ये शहर की पॉपुलेशन, जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज ये महानगर के रूप में विकसित हो गई। तो ये था आज हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान और औद्योगिक अवस्था। एक आदर्श उद्योग की स्थापना करने के लिए उसकी सरकार की नीतियां, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, परिवहन, सभी सुविधाएं अगर एक पास मिल जाएं तो एक अच्छे आदर्श उद्योग की स्थापना वहां पर हो पाती है। ये था आपका विनिर्माण उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान और एक औद्योगिक स्थापना में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कैसे उद्योग स्थापित होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस पर कॉमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार चैनल के बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना। थैंक यू। ओके।